ये कहानी है यामादा की, जो कि बेहद खूबसूरत है और साथ ही वर्जिन भी। और वो 100 लड़कों के साथ योगा करना चाहती है। और तभी उसकी मुलाकात कोसुदा नाम के एक बिलो एवरेज लुकिंग लड़के से होती है और वो उसे अपना फर्स्ट चुनती है। लेकिन इसी के साथ यामादा बहुत बेवकूफ है। तो क्या वो 100 लड़कों के साथ योगा करने की अपनी ख्वाहिश को पूरा कर पाएगी? चलो साथ में जानते हैं। कहानी की शुरुआत में हम यामादा को देखते हैं, जो अपनी बेस्ट फ्रेंड ताकेशिता के साथ शॉपिंग के लिए आई हुई थी और उसे अपने लिए एक एडल्ट्स वाली जापानीज डिक्शनरी खरीदनी है। लेकिन तभी कुछ लड़के उसकी खूबसूरती देखकर उसकी तारीफ करने लगते हैं। लेकिन जैसा मैंने बताया, यामादा बेवकूफ होती है। वो सोचने लगती है जब वो एक लड़के के साथ होटल में जाएगी तब वो उसकी बॉडी को देखकर क्या कहेगा, और यही सोचकर वो उन दोनों लड़कों पर चिल्ला देती है। और इन्हीं हरकतों की वजह से आज तक यामादा का कोई बॉयफ्रेंड नहीं बना। वैसे यामादा 15 साल की है। यामादा चाहती है कि वो किसी हैंडसम लड़के के साथ, जो कि उसी की तरह वर्जिन हो, अपनी पहली रात गुजारे। और इसके बाद वो बुक स्टोर में आती है। लेकिन यहाँ पर उसकी नजर एक नॉर्मल से लड़के पर जाती है। लेकिन इसके बाद वो अपने लिए एक डिक्शनरी उठाने लगती है। लेकिन डिक्शनरी उठाते वक्त वो नीचे गिर जाती है और इत्तेफाक से वो उसी लड़के के ऊपर गिरती है। वो लड़का इतनी खूबसूरत लड़की को अपने सामने देख पैनिक होने लगता है और इस लड़के का ऐसा बिहेवियर देख यामादा को लगता है कि ये लड़का एक जेंटलमैन है और इसीलिए वो इस लड़के को अपना फर्स्ट चुनती है। और इसके बाद वो उसे अपना नाम बताकर पूछती है कि क्या तुम एक वर्जिन हो? ये बात सुन उस लड़के को बहुत दर्द होता है और वो वहाँ से दौड़कर भाग जाता है। जो देख ताकेशिता कहती है कि अगर तुम पहली मुलाकात में किसी लड़के से ऐसी बात कहोगी तो वो भाग ही जाएगा ना, और अब तुम्हारे लिए उसे ढूंढना भी बहुत मुश्किल होगा क्योंकि तुमने उसका सिर्फ चेहरा देखा है। लेकिन यामादा बताती है कि उसे उसका चेहरा याद नहीं। मैंने बताया ना तुम्हें, यामादा बड़ी अजीब है। अब अगले दिन हम यामादा को उसकी क्लास में देखते हैं और वो अभी भी उसी लड़के के बारे में सोच रही थी, क्या मैं फिर कभी उस लड़के से मिल पाऊंगी? लेकिन तभी वो लड़का इनके पीछे से गुजरता है और उसे देख ये डेटी यामादा को उसके बारे में बताने के लिए चाहती है। लेकिन यामादा को उसकी आवाज सुना ही नहीं देती। और तभी कुछ लड़के यामादा के पास आकर कहते हैं कि क्या हम तुम्हारी फोटो खींच सकते हैं? जो बात सुन यामादा को लगता है कि ये लड़के उसकी फोटो को देखकर रात में कुछ योगा कर सकते हैं, जो सोचकर वो उन लड़कों को मना कर देती है। लेकिन तभी उसका फोन नीचे गिर जाता है और क्योंकि इस लड़के की सीट यामादा के बगल में होती है तो ये उसका फोन उठाता है उसे देने के लिए। लेकिन यामादा को लगता है कि ये लड़का छुपकर उसकी फोटो खींचना चाहता था, इसी वजह से वो उस पर चिल्लाने लगती है। सो ताकेशिता कहती है कि ये लड़का तुम्हारा नीचे गिरा हुआ फोन उठा रहा था। जो बात सुन यामादा कहती है कि मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन तभी वो उस लड़के को ध्यान से देखने लगती है और उसे याद आता है कि ये तो वही लड़का है जो कल उसे बुक स्टोर में मिला था, द चेरी बॉय। चेरी बॉय का मतलब वर्जिन लड़का होता है। जो बात सुन वो लड़का रोते हुए कहता है कि मेरा नाम ताकाशी कोसुदा है, ना कि चेरी बॉय। अब इसके बाद यामादा अपनी सीट पर बैठकर सोचती है कि जरूर से ये किस्मत है जो हमें मिलाना चाहती है, तभी तो इसकी सीट बिल्कुल मेरे बगल में है। इसीलिए कोसुदा, मैं तुम्हें चुनती हूँ अपनी पहली रात के लिए। लेकिन पहले मुझे इसके करीब जाना होगा। आइडिया, क्यों ना मैं इससे कहूँ कि मैं अपनी टेक्स्ट बुक भूल गई हूँ। इस बहाने से हम दोनों साथ में बैठ पाएंगे। वैसे ये सब यामादा ने सोचा था, क्योंकि जब वो कोसुदा के पास आती है तब वो कहती है कि तुम मुझे अपनी टेक्स्ट बुक दो। जिसके बाद हम देखते हैं कि कोसुदा अपनी टेक्स्ट बुक यामादा को देकर एक दूसरे लड़के के साथ बैठ जाता है। अब इसके बाद यामादा कोसुदा का पीछा करने लगती है ताकि उसे एक अच्छा मौका मिल जाए जिसमें वो कोसुदा के साथ वक्त बिता पाए और तभी वो उसका दिल जीत पाएगी। और इसके बाद जैसे ही यामादा को मौका मिलता है वो कोसुदा को एक क्लासरूम में धक्का दे देती है और अंदर आकर दरवाजा भी बंद कर देती है। लेकिन अब उसे समझ नहीं आता कि वो आगे क्या करे और यही सोचते सोचते वो परेशान होने लगती है।
और इसी वजह से वो कोसुदा को अपनी चेस्ट दिखा देती है, लेकिन अगले ही पल में शर्मा कर भाग जाती है। और बेचारा कोसुदा, इसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। अब इसके बाद क्लासरूम में कुछ लड़के कोसुदा से कहते हैं कि तू तो सबसे खूबसूरत लड़की के बगल में बैठा है, बताना यार यामादा कैसी लड़की है। ये बात सुन कोसुदा सोचने लगता है कि अब तक यामादा ने उसके साथ क्या क्या किया है। मुझे तो लगता है कि यामादा बहुत अजीब है। अब अगले दिन क्लास में टीचर बताती हैं कि उन्हें 2 लाइब्रेरी कमेटी मेंबर्स की जरूरत है, लेकिन इसके लिए कोई भी अपना हाथ खड़ा नहीं करता। इसीलिए टीचर खुद ही 2 स्टूडेंट्स को चुन लेती हैं, जो और कोई नहीं यामादा और कोसुदा होते हैं। अब इसके बाद लाइब्रेरी में हम देखते हैं कि यामादा काफी सारी बुक्स उठा कर ले जा रही थी, इसीलिए कोसुदा उसकी मदद करने के लिए आता है। लेकिन तभी गलती से सारी किताबें कोसुदा के पैर पर ही गिर जाती हैं, लेकिन इसके बाद भी वो धीरे धीरे उन किताबों को ले जाने लगता है, जो देख यामादा को कोसुदा काफी ज्यादा डिपेंडेबल लगता है और वो सोचती है कि वो दोनों लाइब्रेरी में भी थोड़ा बहुत योगा कर सकते हैं। अब ये सोचकर ही यामादा का मन जरा डोलने लगता है और वो कोसुदा के पास आकर कहती है कि क्या तुम मेरा एक काम करोगे, मेरा पेट दर्द कर रहा है, इसे जरा सहला दो। जो बात सुन कोसुदा कहता है कि तुम्हें दवाई खानी चाहिए। वो कहती है कि मैंने दवाई खाई लेकिन इससे कुछ हुआ नहीं, इसीलिए प्लीज। सो अब कोसुदा हिचकिचाते हुए यामादा के पेट को रब करने लगता है, जिससे यामादा का मन जरा और गोते खाता है और वो कहती है कि जरा ऊपर रब करो ना। और इसके बाद वो अपनी चेस्ट दिखा देती है, लेकिन इससे अब कोसुदा की हालत खराब होने लगती है, जो देख यामादा चिल्लाते हुए कहती है कि जरा जल्दी करो ना। और इसी वजह से बेचारा कोसुदा डर कर वहाँ से भाग जाता है और यामादा की सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है। वैसे अब तक आप सभी को मेरा इंट्रोडक्शन नहीं मिला, मैं ठरकी पने की देवता हूँ। वैसे प्लीज आप हमें सपोर्ट जरूर कीजिए, जिससे यामादा अपने सपने को पूरा कर पाए, 100 लड़कों के साथ योगा करना। अब इसके बाद हम देखते हैं कि टीचर सभी लड़कियों का फिजिकल चेकअप कर रही थी और यहाँ पर यामादा का फिजिकल चेकअप बहुत ही बढ़िया होता है। बस यामादा ताकेशीता से एक मामले में जलती है, समझ जाओ यार। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि यामादा कोसुदा के बगल में से गुजरती है और जब कोसुदा उसकी ओर देखता है तब वो सामने एक कागज लगा देती है। यामादा ने यहाँ पर कोसुदा को अपना बॉडी साइज दिखाया था, लेकिन कोसुदा को लगता है कि जो कुछ भी लाइब्रेरी में हुआ था उसकी वजह से यामादा उससे नाराज है। वाह भाई क्या बात है। वैसे अगले सीन में हमें पता चलता है कि सभी बच्चों के एग्जाम्स आने वाले हैं। ताकेशीता यामादा को आइडिया देती है कि उसे कोसुदा के साथ पढ़ना चाहिए, ये उसके पास काफी अच्छा मौका है कोसुदा के करीब जाने का। जो बात सुन यामादा कहती है कि हम दोनों एक दूसरे के इतने करीब नहीं हैं कि एक दूसरे के घर जा पाएं। ताकेशीता कहती है कि क्लासरूम कैसी रहेगी, लेकिन यामादा सोचती है कि क्लासरूम में योगा करना सही रहेगा, पता नहीं कब कौन क्लासरूम में आ जाए। अब इसके बाद यामादा कोसुदा के पास जाकर कहती है कि मैं तुम्हारे साथ पढ़ना चाहती हूँ। कोसुदा राजी हो जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों पढ़ने लगते हैं और सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन तभी अचानक ये दोनों एक दूसरे के कुछ ज्यादा ही करीब आ जाते हैं, जिससे यामादा तो बहुत ही ज्यादा पैनिक हो जाती है कि अभी हम दोनों के बीच किस हो जाती है। 1 मिनट, मैं तो बस योगा के बारे में ही सोचे जा रही थी, मैं तो ये भूल ही गई थी कि योगा की शुरुआत किस से होती है। अब इसके बाद अपने घर पर यामादा ये देखने लगती है कि उन्हें पहली किस कहाँ करनी चाहिए और किस करने की सही जगह होगी। हमारा रूम, लेकिन मेरे कमरे में तो मेरी छोटी बहन आ सकती है, इसीलिए मुझे कोसुदा के घर जाना होगा, लेकिन इसके लिए कोई बहाना चाहिए। और इसके बाद वो देखती है कि अगले महीने से बारिश होने लगेगी और यहाँ उसे एक आइडिया आता है। अब कुछ दिन बाद बारिश होने लगती है, जिससे सभी बच्चे स्कूल में छाता लेकर आते हैं। उनमें कोसुदा भी होता है। सभी बच्चे अपना छाता बाहर रखते हैं और इसी मौके का फायदा उठाकर यामादा कोसुदा के छाते को छुपा देती है
और जब स्कूल की छुट्टी होती है तब कोसुदा को उसका छाता ही नहीं मिलता और तभी हीरो बनकर आती है यामादा। तुम क्या अपना छाता लेकर नहीं आए? चलो मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। अब इसके बाद ये दोनों कोसुदा के घर की ओर जाने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, जो छाता होता है वो यामादा को लग रहा था और ऐसा इसी वजह से है क्योंकि कोसुदा ने छाते का ज्यादातर हिस्सा यामादा की ओर किया हुआ था, जिससे वो खुद थोड़ा भीग रहा था। जो देख यामादा छाते को सही करते हुए मन में कहती है कि काश कोसुदा का घर दूर हो। अब इसके बाद कोसुदा अपने घर तक पहुंच जाता है। मुझे घर तक छोड़ने के लिए शुक्रिया। यामादा का प्लान होता है कि जब कोसुदा उसे घर के अंदर लेकर जाएगा तब वो उसे किस कर लेगी। लेकिन यहाँ पर कोसुदा सोच रहा था कि क्या मैं इसे घर के अंदर इनवाइट कर सकता हूँ। लेकिन तभी कोसुदा की बहन बाहर आती है और उसे देख यामादा शॉक हो जाती है क्योंकि कोसुदा की बहन का फिगर बहुत बढ़िया था। लेकिन तभी उसकी बहन कहती है कि तू अपने साथ एक लड़की लेकर आया है, वाह क्या बात है। अब इसके बाद ये तीनों घर के अंदर आ जाते हैं। हमें पता चलता है कि कोसुदा की बहन का नाम काजुकी है। लेकिन घर के अंदर आते ही यामादा कहती है कि तुम्हारा कमरा कहाँ है? कोसुदा यामादा की ये बात सुन कोसुदा अपने कमरे को साफ करने के लिए चला जाता है। काजुकी कहती है कि अपनी सारी गंदी मैगजीन्स को छुपा देना। लेकिन फिर वो यामादा से कहती है कि माफ करना अगर मैंने कुछ अजीब कह दिया हो। यामादा कहती है कि गंदी मैगजीन्स का होना तो बड़ी आम बात है क्योंकि यामादा के पास भी काफी सारी धार्मिक मैगजीन्स होती हैं। अब इसके बाद काजुकी कोसुदा के बारे में बताने लगती है। वो काफी ज्यादा शर्मीला है लेकिन दिल का बहुत अच्छा है, इसीलिए मैं चाहती थी कि कोई लड़की उसका अच्छे से ख्याल रखे। लेकिन हमें पता है कि आखिर यामादा का असली सपना क्या है। अब इसके बाद काजुकी अपनी माँ से बात करके एक प्लान बनाती है और वो यामादा से कहती है कि मैं बाहर जा रही हूँ और 2 घंटे तक घर में कोई नहीं आएगा। मेरे भाई के साथ अच्छे से वक्त गुजारना। अब इसके बाद कोसुदा अपना कमरा साफ करके नीचे आता है लेकिन उसे काजुकी नहीं दिखती और यहाँ पर यामादा काफी ज्यादा मोटिवेट होती है। अब इसके बाद हम यामादा को कोसुदा के कमरे में देखते हैं लेकिन दोनों के ही बीच कोई बातचीत नहीं हो रही होती। यामादा का प्लान होता है कि वो कोसुदा को किस करे। लेकिन तभी कोसुदा खड़ा होकर कहता है कि तुम्हें प्यास लगी होगी, मैं कुछ पीने के लिए लेकर आता हूँ। उसके जाने के बाद यामादा पैर फैलाकर बैठ जाती है। लेकिन तभी कोसुदा फिर से आकर पूछता है कि चाय लोगी या कॉफी। अब इसके कुछ देर बाद यामादा को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, इसीलिए वो ताकेशिता को कॉल करती है। लेकिन ताकेशिता कुछ सामान खरीद रही थी जिस वजह से वो यामादा के साथ ज्यादा बात नहीं करती, जिस वजह से यामादा को लगता है कि वो जरूर से कुछ वैसा खरीद रही होगी। लेकिन यहाँ पर यामादा को याद आता है कि उसके पास तो कोई प्रोटेक्शन ही नहीं है और प्रोटेक्शन के बिना कुछ भी करना बिल्कुल गलत होगा। अब यही सोचकर यामादा अपना होश खो बैठती है। तभी कोसुदा आता है। उसके आते ही यामादा कहती है कम से कम मैं इसे आज किस तो करूंगी ही। और अब वो कहती है कि तुम मुझे अपना फोटो एल्बम दिखाओ ना। और अब वो कोसुदा के फोटो एल्बम में उसकी फोटोज देखने लगती है। बचपन में वो काफी क्यूट होता है लेकिन वो कुछ इस तरीके से बड़ा हुआ है जैसे वो मैत्रियोश का डॉल हो। और इसके बाद यामादा कोसुदा से चिपक जाती है। कोसुदा भी पुरानी बातों को सोचकर एक्साइटेड हो जाता है और इसके बाद वो यामादा को पकड़ लेता है। अब माहौल पूरे तरीके से तैयार था लेकिन क्योंकि कोसुदा को ज्यादा ही एक्साइटेड हो गया था जिस वजह से छोटे मियाँ बड़े होने लगते हैं, जो देख यामादा घबराकर कोसुदा को धक्का देकर वहाँ से भाग लेती है। और बेचारा कोसुदा, क्या ही करें जनाब, हम लड़के हैं। और इसके बाद हम यामादा को उसके कमरे में देखते हैं जो उस लम्हे को अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रही थी। और उसकी हालत देख डेटी कहती है कि इसका क्या होगा। अब इसके बाद अगले दिन स्कूल में ताकेशिता यामादा पर गुस्सा हो रही थी क्योंकि कल उसने जो कुछ भी किया उसमें सिर्फ उसकी ही गलती थी। और वहीं कोसुदा अब यामादा से नजरें तक नहीं मिला पा रहा, इसीलिए यामादा ताकेशिता से मदद मांगती है। अब इसके बाद ताकेशिता कोसुदा के पास आकर उससे पूल पर चलने को कहती है। वहाँ मैं अपने बॉयफ्रेंड को भी लेकर आऊंगी, हम चारों वहाँ पर खूब एंजॉय करेंगे।
पहले तो कोसुदा मना कर देता है, लेकिन फिर यामादा का क्यूट सा चेहरा देखकर वो जाने के लिए तैयार हो जाता है, जिससे यामादा भी खुश हो जाती है। और इसके बाद यामादा ताकेशिता को शुक्रिया कहती है। वैसे ताकेशिता, तुमने मुझे अपने बॉयफ्रेंड के बारे में कुछ बताया नहीं। क्या तुम दोनों एक साथ नहाते हो? क्या तुम दोनों एक साथ सोते हो? क्या तुम दोनों ने वो किया है? ताकेशिता कहती है कि बस तुम्हारे इसी रवैये की वजह से मैंने तुम्हें अब तक नहीं बताया। अब इसके बाद यामादा घर पे अपने लिए स्विम सूट देख रही थी। इसके बाद वो उसे पहनकर भी देखती है, लेकिन इसके बाद वो इंटरनेट पर सर्च करती है कि स्विम सूट को किस तरीके से पहना जाए कि वो खुल जाए। लेकिन शायद से मुझे ऐसा कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास इतनी अट्रैक्टिव बॉडी जो है। दूसरी ओर कोसुदा अपने घर पर ये सोच रहा था कि यामादा कैसा स्विम सूट पहन कर आएगी। वो ये सब सोच ही रहा था, तभी उसकी बहन नहा कर आती है, बिल्कुल निर्वस्त्र। काजुकी ऐसी ही है, उसे कोई शर्म नहीं आती। वो कोसुदा के सामने ऐसी ही निर्वस्त्र घूमती रहती है। अब अगले दिन पूल में हम देखते हैं कि सभी लड़कों की नजर यामादा से हटी नहीं रही थी, और यामादा को देखकर कोसुदा फिर से जरा एक्साइटेड हो जाता है। लेकिन तभी ताकेशिता यामादा के पास आकर कहती है कि आज तुम कुछ भी नॉटी नहीं करोगी, ओके? क्योंकि मेरा बॉयफ्रेंड यहाँ पर आने वाला है। और इसके बाद हम उसके बॉयफ्रेंड को देखते हैं, दाइसुके मासुओ इसका नाम है, और ये एक बुक स्टोर में काम करता है जो ताकेशिता के घर के बगल में है, और वहीं पर इनकी मुलाकात हुई थी। अब कोसुदा भी वहीं आ जाता है और दाइसुके अब यामादा से बात करने लगता है। लेकिन ताकेशिता यहाँ सोचती है कि अगर यामादा को दाइसुके पसंद आ गया तो मैं क्या करूंगी। वैसे अब दाइसुके कोसुदा से बात करने लगता है। हमें पता चलता है कि कोसुदा की तरह दाइसुके को भी बुक्स काफी पसंद हैं, और इन दोनों को ही क्लासिक्स बुक्स बहुत ज्यादा पसंद हैं। लेकिन दाइसुके को यहाँ पर बुक्स के बारे में काफी ज्यादा नॉलेज होती है, जो देख कोसुदा दाइसुके से इम्प्रेस हो जाता है। वहीं यामादा दाइसुके से वैसी वाली चीजें पूछना चाहती है, लेकिन आज के दिन उसे कुछ भी नॉटी करने से मना किया गया है। अब इसके बाद ताकेशिता दाइसुके के साथ अपना वक्त गुजारने लगती है, लेकिन कोसुदा और यामादा के बीच तो बात आगे ही नहीं बढ़ रही थी, क्योंकि यामादा को समझ नहीं आता कि वो कोसुदा के साथ क्या बात करे। इसीलिए वो ताकेशिता को बाथरूम में ले जाकर उससे पूछती है कि उसे क्या करना चाहिए। सो ताकेशिता उसे एक आइडिया देती है, और इसके बाद यामादा कोसुदा से स्विम करने को कहती है। कोसुदा यहाँ पर यामादा का हाथ थाम लेता है, और इसके बाद ये दोनों तैरने के लिए जाने लगते हैं। कोसुदा भी काफी खुश होता है, लेकिन इसके बाद उसे पता चलता है कि यामादा उसे इस राइड पर लेकर आई है, और इससे कोसुदा की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि उसे ऊंचाई से डर लगता है। और इसके बाद यामादा कोसुदा के साथ राइड को एंजॉय करने लगती है, लेकिन बेचारा कोसुदा बहुत ज्यादा डरा हुआ था, और इसी वजह से वो यामादा को पकड़ लेता है। लेकिन यामादा को लगता है कि कोसुदा बात को आगे बढ़ा रहा है, जिससे वो और भी ज्यादा खुश हो जाती है। अब नीचे आने के बाद यामादा फिर से कोसुदा से राइड पर चलने को कहती है, और बेचारा कोसुदा कुछ कह ही नहीं पाता। अब इसके बाद यामादा बार बार लगातार कोसुदा को पकड़कर इस राइड का मजा लेती है, और हर बार बेचारा कोसुदा डरा होने की वजह से यामादा को पकड़ लेता है। लेकिन यामादा को तो कुछ और ही लगता है। अब ऐसे ही कोसुदा की हालत कुछ ऐसी हो जाती है, लेकिन इस बार दाइसुके और ताकेशिता भी इस राइड का मजा लेने के लिए आ गए थे। अब यहाँ पर कोसुदा की हालत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि उसका सिर घूमने लगता है, जिस वजह से वो दाइसुके के ऊपर गिर जाता है। दाइसुके और ताकेशिता राइड का मजा लेने वाले थे, लेकिन इस बार कोसुदा दाइसुके को ही पकड़ लेता है, जो देख यामादा को लगता है कि कोसुदा को लड़के पसंद हैं। अब शाम के वक्त कोसुदा सभी को बताता है कि उसे ऊंचाई से डर लगता है, और इसी वजह से वो हर बार स्लाइडर से नीचे आते वक्त यामादा को पकड़ लेता था, जो बात जानकर यामादा को बुरा लगता है। लेकिन तभी दाइसुके कुछ लोगों को युकाता पहने हुए देखता है। सो ताकेशिता बताती है कि अम्यूजमेंट पार्क में कुछ देर बाद एक फायरवर्क्स का शो होने वाला है, और वो लोग युकाता रेंट पर देते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ये सभी फायरवर्क्स देखने का डिसाइड करते हैं, और इसी वजह से ताकेशिता और यामादा युकाता रेंट पर लेकर पहन लेती हैं। और यहाँ पर कोसुदा यामादा को देखता ही रह जाता है, लेकिन क्योंकि यामादा कोसुदा से नाराज होती है, वो वहाँ से चली जाती है।
अब इन दोनों के बीच के हालात देख दाइसुके समझ जाता है कि कोसुदा काफी शर्मीला किस्म का है, इसीलिए वो उससे कहता है कि तुम बस जाकर उसे अपनी बाहों में भर लो। अब इसके बाद फायरवर्क्स शुरू हो जाते हैं। सभी लोग फायरवर्क्स का मजा ले रहे थे, लेकिन यामादा का मूड अभी भी खराब होता है। लेकिन तभी कोसुदा उसके पास आकर उसे अपनी बाहों में थाम लेता है और इसी वजह से यामादा कोसुदा को माफ कर देती है और ये फायरवर्क्स इसी तरह से होते रहते हैं। अब अगले दिन एक रेस्टोरेंट में हम यामादा और ताकेशिता को देखते हैं और यहाँ पर यामादा काफी ज्यादा खुश होती है। वो ताकेशिता से कहती है कि हम दोनों के बीच कभी भी योगा हो सकता है, इसीलिए अब मुझे वो खरीदने हैं। यामादा यहाँ पर प्रोटेक्शन की बात कर रही है और ये बात सुन ताकेशिता के तोते उड़ जाते हैं। अब इसके बाद स्टोर में आकर यामादा अपने लिए बढ़िया वाला माल देखने लगती है। वहीं दूसरी ओर हम कोसुदा को उसके दोस्त के साथ देखते हैं, जो एक मैगजीन पढ़ रहा था कि हमेशा अपने साथ प्रोटेक्शन को जरूर रखें। और इसके बाद वो कहता है कि यामादा जरूर से काफी सारे हैंडसम लड़कों को डेट कर रही होगी, जिस वजह से हमेशा उसके पास प्रोटेक्शन होते ही होंगे। वहीं इसके बाद हम देखते हैं कि कोसुदा बाजार की ओर जा रहा है, ये कहते हुए कि यामादा ऐसी लड़की नहीं है। वैसे शायद से कोसुदा खुद भी प्रोटेक्शन खरीदने के लिए आया था, लेकिन काउंटर पर लड़कियों को देखकर वो वहाँ से भाग लेता है। दूसरी ओर यामादा बहुत सारा सामान लेकर आ जाती है और देखने लगती है कि कोसुदा के लिए सबसे बढ़िया वाला कौन सा होगा, और ये बात सोचते हुए वो काफी ज्यादा खुश होने लगती है। अगले दिन स्कूल में यामादा बाथरूम में ताकेशिता से पूछती है कि हम दोनों काफी वक्त से एक साथ वक्त गुजार रहे हैं, तो क्या मुझे उससे पूछना चाहिए योगा करने के लिए। ताकेशिता उसमें एक मुक्का मार देती है और कहती है कि शायद से तुमने कोसुदा को चुनकर सही फैसला लिया है। मुझे नहीं लगता कि वो किसी लड़की के साथ जबरदस्ती करेगा। यहाँ तक कि दाइसुके ने भी उसकी तारीफ की है। वैसे उसने यामादा के बारे में भी कहा था कि उस लड़की के साथ दोस्ती निभाना काफी मुश्किल होता होगा, है ना, लेकिन तुम ये कर सकती हो, गुड लक। लेकिन वो इस बारे में यामादा को नहीं बताती। अब इसके बाद क्लासरूम में यामादा बहुत प्यार से कोसुदा को गुड मॉर्निंग कहती है और इसी से कोसुदा शर्माने लगता है, जो देख यामादा सोचती है कि ये तो सच में एक वर्जिन है। वैसे यामादा खुद भी एक वर्जिन है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि यामादा सोच रही थी कि उसे किसी भी चीज को लेकर इतनी जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसे इस बात पर यकीन होता है कि कोई दूसरी लड़की कोसुदा को घास तक नहीं डालेगी। लेकिन इसके बाद वो कोसुदा को एक लड़की के साथ देखती है और वो छुपकर उन्हें देखने लगती है। वो लड़की कोसुदा को अपनी बनाई कुकीज टेस्ट करने को कहती है। कोसुदा को वो कुकीज काफी अच्छी लगती हैं और ये लड़की कुछ मामलों में यामादा से काफी ज्यादा बेहतर होती है। इसके बाद यामादा उस लड़की के साथ लाइब्रेरी में आता है और ये सब देखकर यामादा ताकेशिता के पास जाकर अपना दुख जाहिर करती है। वो कहती है, अरे जैसा तुम सोच रही हो ऐसा कुछ नहीं है। यामादा कहती है, लेकिन उस लड़की ने कोसुदा को कुकीज खिलाई। लेकिन ताकेशिता अभी भी नहीं मानती कि किसी लड़की ने कोसुदा को अप्रोच किया है और इसके बाद वो यामादा को कोसुदा के पास भेजने लगती है कि तुम्हें खुद ही उससे पूछ लेना चाहिए। इसके बाद ताकेशिता भी कोसुदा के साथ उसी लड़की को देखती है और ये दोनों उनकी बातें सुनते हैं। वो लड़की कहती है, आज रात मैं तुम्हारे घर आऊंगी, ठीक है। और ये बात सुन यामादा को एक सदमा लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि यामादा और ताकेशिता यामादा के कमरे में होते हैं। ताकेशिता कहती है कि अगर उसकी पहले से एक गर्लफ्रेंड थी तो उसने तुम्हें बताया क्यों नहीं। वैसे यहाँ पर यामादा को जरा भी समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, इसीलिए ताकेशिता डिसाइड करती है कि वो दोनों जासूसी करेंगे। यामादा इसके लिए मुंह से मना करते हुए कपड़े बदल लेती है। अब इसके बाद ये दोनों उसके घर जाने लगती हैं। यामादा को लगता है कि कहीं उसकी उस लड़की के साथ कोई लड़ाई ना हो जाए, लेकिन यहाँ ताकेशिता यामादा को मोटिवेट करती है और इसके बाद ये दोनों कोसुदा के घर तक पहुँच जाती हैं और आते ही देखती हैं कि वो लड़की कुछ सामान लेकर कोसुदा के घर की ओर आ रही थी। जो देख पहले तो यामादा को झटका लगता है, लेकिन इसके बाद ये देखती हैं कि उसके साथ उसका पूरा परिवार होता है और इसके बाद हमें पता चलता है कि कोसुदा और उस लड़की की फैमिली एक साथ बारबेक्यू कर रही हैं और वहीं यामादा और ताकेशिता छुपकर ये सब देख रही थी। लेकिन तभी काजुकी उन दोनों को नोटिस कर लेती है
और पूछती है कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रही हो। यामादा पूछती है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि कोसुदा की एक गर्लफ्रेंड है। जो बात सुन काजुकी कहती है कि तुम कोसुदा से इतना प्यार करती हो कि ये बात जानने के लिए छुपकर जासूसी कर रही हो। वैसे वो रहा मियानो फैमिली का घर और उस लड़की का नाम मायू मियानो है और वो कोसुदा की बचपन की दोस्त है। जो बात सुनी यामादा को लगता है कि शायद से इन दोनों ने योगा कर लिया होगा और वो इस बात से परेशान होने लगती है। वैसे इसके बाद ये दोनों जासूसी करना कंटिन्यू रखती हैं और यहाँ पर मायू कोसुदा को जूस पिलाते वक्त गलती से गिर जाती है। तभी कोसुदा उससे कहता है, मैं काफी वक्त से इस बारे में सोच रहा था, तुम्हें खाना बनाना काफी पसंद है ना मियानो? ये बात सुन अंकल कहते हैं, जिससे भी तुम्हारी शादी होगी वो बहुत लकी होगा। दोस्तों, कोसुदा को नहीं पता कि मियानो उसके बारे में क्या सोचती है। काजुकी बताती है कि इन दोनों के बीच 10 सालों में कुछ भी नहीं हुआ। काजुकी को भी इस बात का पता नहीं होता कि मियानो कोसुदा को लेकर क्या सोचती है। दोनों भाई बहन एक जैसे हैं। वैसे इसके बाद ताकेशिता और यामादा एक साथ खाना खाते हुए कहती हैं कि वो लड़की कोसुदा को लेकर काफी ज्यादा सीरियस है। इसी के साथ वो सुंदर भी है, खाना भी बना लेती है, फिजिकली भी काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है और तुम बस हमेशा योगा करने के बारे में सोचती रहती हो। वैसे कोसुदा भी मियानो के साथ काफी खुश दिखता है और अगर मियानो अपने प्यार का इजहार करती है तो शायद वो उसके प्यार को भी अपना लेगा। अब यामादा घर पर आने के बाद यही सोच रही थी कि शायद से मुझे कोई और लड़का देखना चाहिए। वैसे मैं उसकी थोड़ी कोई परवाह करती हूँ, लेकिन यहाँ पर वो कोसुदा के नाम पुतला बनाकर उसे हथौड़े से मारने लगती है। अब अगले दिन स्कूल में वो अभी भी इस बात को लेकर उदास होती है, लेकिन इसके बाद यामादा ताकेशिता को अपना बैग देकर मियानो के पास जाने का डिसाइड करती है। मैं उसे दिखा दूंगी कि आखिर बॉस कौन है। और इसके बाद वो मियानो की क्लास के पास आ जाती है और वहाँ उसे मियानो दिखती है। वो सोचती है कि वो मियानो को जाकर धक्का दे देगी, लेकिन ऐसा करते हुए वो उसके चंगू मंगू से टकराकर खुद ही गिर जाती है और मियानो का चश्मा भी गिर जाता है। चश्मे के बिना मियानो को कुछ भी दिखाई नहीं देता, तो यामादा उसे उसका चश्मा दे देती है। वैसे मियानो को यामादा का नाम पता होता है क्योंकि वो स्कूल में बहुत ज्यादा फेमस है, जिससे एक पल के लिए यामादा खुश हो जाती है। लेकिन तभी वो खुद को संभाल कर कहती है कि तुम कोसुदा के कुछ ज्यादा ही करीब हो, है ना? मैंने देखा कि तुमने उसे कुकीज भी दी, क्या तुम उसे पसंद करती हो? मियानो कहती है कि उसे सिर्फ मेरे हाथों का बना खाना पसंद है, मैं नहीं। मियानो को देख यामादा कहती है कि ऐसा नहीं है, वो जरूर से तुम्हें पसंद करता होगा, इसी वजह से वो तुम्हारे हाथों का बना खाना खाता है। जो बात सुन मियानो चीयर अप हो जाती है और वो यामादा से कहती है कि तुम तो बहुत ही ज्यादा अच्छी हो। शुक्रिया यामादा, अगर कभी भी मुझे किसी बात की परेशानी होती है तो क्या मैं तुम्हारी मदद मांग सकती हूँ? और यामादा मियानो का मासूमियत भरा चेहरा देखकर उसे हाँ कह देती है। और यहाँ ताकेशिता कहती है कि लो भाई, ये अपने राइवल की ही एडवाइजर बन गई। वैसे दोस्तों, यामादा इतनी ज्यादा बेवकूफ है, तो तुम्हें क्या लगता है, क्या कोसुदा और उसके बीच कुछ हो पाएगा? क्या यामादा कभी अपने वाहियात सपने को पूरा कर पाएगी? अगर तुम इन सभी सवालों के जवाब जानना चाहते हो तो नेक्स्ट एपिसोड के लिए वोट करो और जितना हो सके उतना लाइक करो, कमेंट करो और इस वीडियो को शेयर करो, तभी इसका पार्ट 2 आएगा। एंड इन द एंड, सायोनारा।